हेलो, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक्रोमेटिक लेंसेज का अब्रेशन को दूर करते हैं। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से हमने देखा कि जब हमारे पास d इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास क्रोमेटिक लेंसेज के लिए जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था हमने कि d इज इक्वल्स टू जो आपके पास कंडीशन आती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 हमने कैलकुलेट किया था माइनस ऑफ f1 डिवाइडेड बाय f2। और जब हमारा d इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया था तो आपके पास में जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आई थी d इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। जब हमारी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो लेंसेज है या जो सिस्टम है वो क्रोमेटिक अब्रेशन से दूर है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हुए पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरीके से आई पीसेस फॉर्म होती है। आई पीस का मतलब है कि आपके पास में ऐसे लेंसेज जो दो या दो से ज़्यादा लेंसेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास इस तरीके की एक इमेज की फॉर्मेशन होती है और इस इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा लेंसेज हैं, तो इस लेंस को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस। जब इस अभिदर्शक लेंस से हमारी ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगी वो इमेज फॉर्मेशन हमारी इस लेंस की ओर होगी। जो लेंस अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस के नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा वो लेंस हमारा कहलाएगा फील्ड लेंस। इस लेंस को हम बोलेंगे फील्ड लेंस या फिर अभिक्षेत्रक लेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जो लेंस फॉर्मेशन होता है जो आई के पास में हो, यानी ये हमारी आई पीसेस है और इस आंख के पास में जो लेंस प्रेजेंट है इस लेंस को हम बोल देंगे आई लेंस। ठीक है, अब इन फॉर्मेशन से हमारे पास में हमें देखना है कि किस तरीके से हमने जितने भी अब्रेशन पढ़े हैं वो अब्रेशन चाहे स्फेरिकल अब्रेशन हो या फिर क्रोमेटिक अब्रेशन हो, दोनों अब्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आई पीसेस का यूज करते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स के आई पीसेस आपके सिलेबस के अंदर होने चाहिए थे, बट आपके सिलेबस के अंदर हाइगन और रैम्सडन दो ही आई पीसेस दिए गए हैं। इसके अलावा केलर आई पीस भी होता है, गॉस आई पीस भी होता है, बट आपके जो सिलेबस के अंदर दिया गया है वो फर्स्ट आपके पास दिया गया है हाइगन आई पीस एंड सेकंड दिया गया है आपके पास रैम्सडन आई पीस। फर्स्ट वन बाय वन हम इन दोनों आई पीसेस को देखते हैं और फिर हमारे पास में लास्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन्हीं पार्ट से आता है। आपके इस एग्जाम के अंदर इस यूनिट में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फर्स्ट आपके डेरिवेशन का, स्फेरिकल अब्रेशन का, दूसरा आपके पास आता है कि स्फेरिकल अब्रेशन को दूर करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं। किन्हीं भी 3 मेथड्स को डिस्कस करने के लिए पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि दो लेंस किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो उनके लिए स्फेरिकल अब्रेशन को मिनिमाइज करना है तो वो लेंस की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। थर्ड आपके पास में जो पूछा जाता है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हाइगन या रैम्सडन का। और इसके बाद लास्ट जो आपके पास इसमें से क्वेश्चन आता है वो आता है कि इन दोनों लेंसेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आपके पास में सबसे पहले हम देखते हैं हाइगन पीस आई पीस क्या होती है, और वो हाइगन पीस जो हमारी कहलाती है उसके अंदर हम इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं। हमने जब स्फेरिकल अब्रेशन को दूर करने की जो विधियां पढ़ी थी उन विधियों के अंदर पढ़ा था कि एक लेंस है वो लेंस हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या तो इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा, जिसके अंदर फर्स्ट जो स्फेरिकल सरफेस होगी आपकी वो स्फेरिकल सरफेस होगी और सेकंड जो सरफेस होगी वो प्लेन सरफेस होगी। इस तरीके के मेथड्स के अंदर आपके पास में हमने पढ़ा था कि इस वाले लेंस के अंदर आपका जो स्फेरिकल अब्रेशन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। इस स्फेरिकल अब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम जो रैम्सडन या हाइगन आईपीस लगाते हैं उसके अंदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। इस तरीके के लेंस के अंदर आपके पास में जो रेज आती है इंसिडेंट रेज, वो इंसिडेंट रेज आपकी
इसीलिए हमने इस लेंस के अंदर क्या यूज़ किया कि हमने सबसे पहले 2 ही लेंसेज यूज़ किए हैं और उन लेंसेज को हमने बोल दिया अभिक्षेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस। अभिक्षेत्रक लेंस को हमने बोला फील्ड लेंस और नेत्र लेंस को बोला हमने आई लेंस। यानी कि इस हाइगन आईपीस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हमने शो नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव लेंस को शो नहीं किया है तो हमारे पास में हमने माना कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आपकी इमेज आ रही है या ऑब्जेक्टिव लेंस की जो रेज हमारे पास में रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है वो रेज हमारी कौन सी आ रही है, ये वाली और ये वाली रेज आ रही है। इन दोनों रेज से जब हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी कब, जब फील्ड लेंस प्रेजेंट नहीं होगा। यानी ये लेंस हमारा कौन सा है, फील्ड लेंस, और ये लेंस हमारा है आई लेंस। ठीक है, तो इस फील्ड लेंस जब प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उससे इमेज की फॉर्मेशन हमारी होगी इस I1 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये रेज हमारी सीधी आती हुई आएगी और सीधी आने पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट होगा हमारा I1। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए I1 क्या होगा, इमेज होगा यानी प्रतिबिंब बनेगा। बट इस L1 लेंस के लिए ये I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि हमारी O1 I1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, U। ठीक है, अब इस टाइम पे हमारे पास में ये जो रेज आ रही है वो I1 की रेज कहाँ से आ रही है, ये वाली रेज आ रही है और L1 लेंस प्रेजेंट होने के कारण ये रेज अपवर्तन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद आपकी किस पॉइंट पे मिलेगी, I2 पॉइंट के ऊपर मिलेगी। इन I2 पॉइंट के ऊपर इमेज बनने के कारण हमारे पास में ये देखते हैं हम कि हमारे पास जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो I2 पॉइंट पे होता है। तो हमारी इमेज की जो फॉर्मेशन होगी इस L1 लेंस के कारण वो होगी I2 पे। क्यों? क्योंकि ये हमारी पॉइंट रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इस पॉइंट पे मीट करती है और यहाँ वो इमेज का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो I2 इमेज है वो किस पे बन रही है, किसी भी फिक्स पॉइंट पे बन रही है और हमें ये पता होना चाहिए कि जो I1 यानी I के पास में ये हमारी यहाँ पे जो हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे वो आई पीसेस के सामने बनेगी। ठीक है, तो जो आँख के पास में जो इमेज आनी चाहिए वो हमारी इमेज पैरेलल आनी चाहिए, रेज पैरेलल आनी चाहिए। और रेज पैरेलल कब आती है, जब उसके पास में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो। यानी कि जो L2 लेंस या आई लेंस से जो रेज निकलेगी वो रेज हमारे पास इन्फिनिटी से आते हुए या पैरेलल आनी चाहिए। और पैरेलल कब आएगी, जब इसके सामने इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वो कहाँ रखा गया होगा, F दूरी पर। इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये दूरी हमारी क्या होनी चाहिए, F होनी चाहिए। बट हमारे पास हाइगन जो आईपीस है उस हाइगन आईपीस के अंदर आपके पास जो दोनों लेंसेज होंगे उनकी फोकल डिस्टेंस हमारे पास में फिक्स्ड की गई है साइंटिस्ट हाइगन के द्वारा कि आपके पास F1 होगा वो 3F होगा और F2 जो होगा आपके पास F होगा और इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस जो होगी आपकी वो क्या होगी, 2F होगी। इस कंडीशन के अंदर जब हमारे पास में इस I2 की ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है वो L1 L2 लेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, F। इट मीन्स कि आपकी ये वाली डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी कितनी होनी चाहिए, F। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2F। इट मीन्स कि अब I2 जो है वो F फोकल लेंथ पे L2 के लिए कहाँ रखा गया है, F फोकल लेंथ पे। इट मीन्स इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। और यही हमें रिक्वायर्ड थी कि इस I के लिए हमारे पास में जो रेज हो वो पैरेलल आनी चाहिए और वो कहाँ आनी चाहिए, इस इन्फिनिटी पॉइंट पे आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपके पास में इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग या हाइगन आईपीस के अंदर हमें करना क्या होता है, हमें इनके अंदर अब्रेशंस को दूर करना होता है। तो इन्हीं अब्रेशंस को दूर करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्फेरिकल अब्रेशन दूर होता है कि नहीं होता है। तो आपके पास जो स्फेरिकल अब्रेशन होगा इस स्फेरिकल अब्रेशन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, स्फेरिकल अब्रेशन
और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि आपके पास में जो डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को इस तरीके से रखा जाए कि वो इक्वल हो f1 माइनस f2 के, यानी दोनों लेंसेज की फोकल डिस्टेंसेस के। और हमें दिया क्या गया है, हम ये निकालना है, हमें प्रूव करना है कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होगी या नहीं होगी। तो आपके पास में जो f1 है वो गिवन कितना है 3f है, और आपके पास में जो f2 गिवन है वो कितना दिया हुआ है, आपके पास में f दिया हुआ है। और इन दोनों की हेल्प से अगर हम निकालें तो d कितना आ जाएगा आपका 3f माइनस f इज इक्वल्स टू 2f, और हमने इतना ही रखा है। इट मीन्स ऑल्सो सो हियर अकॉर्डिंग टू हाइगन आईपीस, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 2f, सो image will be free from spherical aberration। ठीक है, क्या कि आपके पास में जो हाइगन आईपीसीस के अनुसार क्या दिया गया है, d इज इक्वल्स टू 2f दिया गया है, और यहाँ भी कितनी आ रही है आपके पास में 2f आ रही है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के दोनों के कारण वैल्यू 2 आ रही है। इट मीन्स कि जो हमारी प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा गोलीय विपथन से मुक्त होगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया कि आपके पास जो इमेज बन रही है वो स्फेरिकल अब्रेशन के अलावा बन रही है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्रोमेटिक अब्रेशन है कितना आता है। तो क्रोमेटिक अबर्शन के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला आपका कितना आया था, d इज इक्वल्स टू ω1 f2 प्लस f1 ω2 डिवाइडेड बाय ω1 प्लस ω2। और आपके पास में इस कंडीशन के अंदर जो दोनों के लिए ओमेगा यानी डिस्पर्सिव पावर या विक्षेपण क्षमता जो आती है सेम आती है। तो आपके पास ω1 इज इक्वल्स टू ω2 आता है, और मान लेते हैं कि ये किसी ओमेगा के इक्वल है। और इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो d आ जाएगा वो आ जाएगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2। और आपके पास में जो गिवन है वो गिवन क्या दिया हुआ है कि f1 दिया हुआ आपका 3f एंड f2 आपका दिया हुआ है f। इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो d आ जाएगा वो d आ जाएगा आपके पास में 4, या फिर हम लिखें 3f प्लस f डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ f। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अभी भी यही लिया हुआ है हाइगन आईपीस के अंदर क्या कि आपके पास d कितना आना चाहिए 2f आना चाहिए। इट मीन्स कि हमारे पास हाइगन आईपीस के अंदर स्फेरिकल और क्रोमेटिक दोनों अबर्शंस क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से इसकी वर्किंग प्रेजेंट होगी। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, उसकी वर्किंग के अंदर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम या चित्र के अनुसार अभिदृश्यक लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब I1 पर बनता है जो कि L1 लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। इट मीन्स कि आपके पास में O1 I1 की जो डिस्टेंस है वो U होगी, और आपके पास में जो I1 से L1 लेंस के थ्रू प्रतिबिंब की फॉर्मेशन होगी वो I2 पे होगी। इट मीन्स O1 I2 की वैल्यू जो है वो V होगी। यहाँ पे I2 जो हमारा पॉइंट है वो L2 के लिए इमेज का काम करेगा। चूंकि हमें आई नेत्रिका पे जो किरणें प्राप्त करनी है वो किरणें पैरेलल होनी चाहिए, इसीलिए O2 लेंस से प्राप्त होने वाली निर्गत किरणों को हमें पैरेलल चाहिए। और पैरेलल रेज जब मिलती है जब हमारे पास इस
L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस दूरी पे रखा गया हो। इट मीन्स कि आपके पास I2 कहाँ रखा होना चाहिए, F पे रखा होना चाहिए, तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी D होने के कारण आपके पास जो V आएगा O1 I2 वो भी कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास वर्किंग में आप इतना लिखेंगे और उसके बाद आप नोट करेंगे कि आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, पहले लेंस के लिए, तो आपके पास आ जाएगा F1। यहाँ पे जो V आ रही है वो आपकी है F, U जो है आपका अननोन, और F1 जो आपका दिया गया है वो दिया गया है 3F। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/F माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/3F। और यहाँ से U की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 ऑफ F। इट मीन्स कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट आपका 3/2 ऑफ F पे रखा हुआ होना चाहिए। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गया, लेंस की हमारे पास में दोनों अब्रेशंस दूर हो गए। अब हम निकालेंगे उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसी भी लेंस की निकालने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, आपके पास में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है या हम इसको लिखें, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम F से डिनोट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D इंटू F1 F2। यहाँ से आपके पास में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हमने मान लिया कि आपके पास वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगी उसको हम मान लेते हैं कैपिटल F है, तो यहाँ से कैपिटल F, यहाँ पे F1 हमारे पास 3F है, F2 F है, D आपके पास में ट्वाइस ऑफ F है, यहाँ पे आपके पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3F स्क्वायर। और इससे हमारे पास में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 3/2 ऑफ F। इट मीन्स कि आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट रखे जाने के बाद में हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपके पास इस लेंस को हम नेगेटिव लेंस क्यों बोलते हैं, यानी कि जो हाइगन आईपीस बनती है उस आईपीस को हम नेगेटिव आईपीस बोलते हैं। और इस पीस नेगेटिव आईपीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बन रही है, जो हमने डायग्राम देखा है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि ये आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस रखा गया है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है वो हमारी कैसी बन रही है, एक इमेजनरी इमेज बन रही है, क्योंकि ये रियल इमेज तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास रखा हुआ नहीं है, यानी ये रियल इमेजनरी इमेज बन रही है। और इस इमेजनरी इमेज से ही हम क्या बना रहे हैं, सारे इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, टेलीस्कोप लगा रहे हैं या हमारे पास माइक्रोस्कोप की लेंस की तरह यूज कर रहे हैं हम। तो इसके टाइम पे हमारे पास जो ओरिजिनल जिससे हम फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, I1 है, जिसके लिए यहाँ भी I1 क्या काम कर रहा है, इसकी यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो सारी फॉर्मेशन I1 से हो रही है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इस आईपीस को नेगेटिव आईपीस बोल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस इमेज की फॉर्मेशन को, कि आपके पास में हाइगन आईपीस will magnify imaginary I1 magnify imaginary image of ऑब्जेक्टिव लेंस I1। ठीक है, और इसी के कारण हम इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव आईपीस बोल देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्रोस्ड वायर यूज होता है या नहीं होता है।
ठीक है, इसको हम क्रॉस्ड वायर ही बोलेंगे, हिंदी में भी आपके पास इसको क्रॉस तार बोलेंगे या क्रॉस वायर ही आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस तार का उपयोग होता है या नहीं होता है। क्रॉस तार स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं कि जैसे आपके पास में आप कैमरे के अंदर देखते हैं कि आपके पास ऐसा पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, इस कैमरे के अंदर पॉजिटिव साइन आने का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, इससे इतना मूव करेंगे तो आपके पास में ये क्रॉस वायर यहाँ आ जाएगा और इस टाइम पे ये जो डिस्टेंस है वो आपकी स्केल से आप नोट कर सकते हैं कि हमने क्रॉस वायर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है तो वो डिस्टेंस हमारी कितनी आती है। और इसी डिस्टेंस के लिए हमें यूज करना होता है कि हम क्रॉस वायर कहाँ यूज करेंगे। तो इस लेंस के अंदर हम क्रॉस वायर यूज नहीं करते हैं और वो क्रॉस वायर यूज करने का मतलब ये है कि क्रॉस वायर वहां लगाया जाता है जहां पे क्रॉस तार का और बिंब की नेत्रिका का जो आपके पास में आवर्धन हो वो सेम हो, यानी कि क्रॉस वायर का भी खुद का एक मैग्निफिकेशन होता है और इसका मैग्निफिकेशन आपके पास में जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका मैग्निफिकेशन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। बट इस कंडीशन के अंदर दोनों के पास में मैग्निफिकेशंस अलग अलग आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका क्रॉस्ड वायर यूज मेनली नहीं किया जाता है। और अगर यूज किया भी जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो क्रॉस वायर हम यूज एक ही प्लेन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके लिए इसके अंदर प्रिंसिपल पॉइंट्स कहाँ पे फॉर्म होंगे और उन प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए हम क्या निकालेंगे कि आपके पास में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 को हम कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स अब आप निकालेंगे इनके कार्डिनल पॉइंट्स। और कार्डिनल पॉइंट्स किस तरीके से निकलते हैं हमारे पास, हमारी फर्स्ट डिस्टेंस अब जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। उन कार्डिनल पॉइंट्स के अंदर हमने निकाला था अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। सबसे पहले हमने ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में कार्डिनल पॉइंट्स के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। तो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास अल्फा 1 का जो फॉर्मूला आता है वो अल्फा 1 का फॉर्मूला आपके पास में किसकी फॉर्म में आता है, DF1 की फॉर्म में आता है। तो आपके पास यहाँ फॉर्मूले के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ F की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 की वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास में जो अल्फा 1 का फॉर्मूला आ रहा है वो अल्फा 1 का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, DF डिवाइडेड बाय F2। और इसी तरीके से आपके पास में जो अल्फा 2 आया था वो अल्फा 2 आपके पास क्या आया था, माइनस ऑफ DF डिवाइडेड बाय F1। इसी तरीके से हमने बीटा 1, बीटा 2 निकाले थे और बीटा 1 क्या आया था आपके पास में, नेगेटिव ऑफ F1 माइनस D डिवाइडेड बाय F2। और यहाँ से आपके पास में थर्ड जो पॉइंट आया था वो आया था बीटा 2 का। बीटा 2 हमारे पास में आया था F और 1 माइनस D डिवाइडेड बाय F1। यहाँ से आपके पास में अल्फा 1, अल्फा 2 आ जाएंगे। और अब हमारे पास में इस कंडीशन के अंदर अल्फा 1, अल्फा 2 जो रखे गए हैं उनको हम निकालेंगे कि हमारे पास में गिवन क्या है, F आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो गिवन है 3/2 ऑफ F। यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इसलिए हम इस सभी फॉर्मूलेज के अंदर F को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास में ये सारे फॉर्मूलेज जो बन जाएंगे वो किस फॉर्म में बन जाएंगे, आपके पास इस कैपिटल F के फॉर्म में बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास में फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का सिंबल जो है वो कैपिटल F लिया है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में F1 जो दिया गया है वो 3F दिया गया है, F2 आपके पास में जो दिया गया है वो F दिया गया है। अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके पास अल्फा 1 क्या आएगा। तो अल्फा 1 आपके पास D जो दिया गया है वो D आपके पास दिया गया है ट्वाइस ऑफ F। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ F मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ऑफ F डिवाइडेड बाय F2। और F2 आपके पास में कितना गिवन है, F। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ से F से F कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 ऑफ F। यानी अल्फा 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास में आ जाएगी 3 ऑफ F। यहाँ से अल्फा 2 निकालते हैं, अल्फा 2 निकालते टाइम माइनस ट्वाइस ऑफ F
और f आता है आपके पास 3/2 ऑफ f डिवाइडेड बाय f1, f1 आपके पास दिया गया है 3 ऑफ f, और यहाँ से आपके पास में जो कैंसिल होने वाली क्वांटिटीज़ है वो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, f से f ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में अल्फ़ा 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ f। सेकेंड हम निकालते हैं यहाँ से β1 एंड β2, और β1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास माइनस f कितना आपके पास 3/2 ऑफ f ब्रैकेट में 1 माइनस d आपके पास गिवन है कितना ट्वाइस ऑफ f डिवाइडेड बाय f2, तो f2 आपके पास में गिवन है f। यहाँ से आपके पास में जो क्वांटिटीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी β1 की, β1 आ जाएगा आपके पास माइनस 3/2 ऑफ f, यहाँ से f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1। इट मीन्स आपके पास β1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 ऑफ f। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट निकालते हैं β2 की क्वांटिटीज़ को, तो β2 आपके पास में कितना आएगा, f जो हमारा कैपिटल में है, नेक्स्ट 1 माइनस d डिवाइडेड बाय f ऑफ 1, तो आपके पास में β2 यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो है 3/2 ऑफ f, 1 माइनस d आपके पास 2f दिया गया है, f1 आपके पास 3/3f है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2f, और यहाँ से f से f कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बीटा आ गया आपका 1/2 ऑफ f। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास β2 चल रहा है हमारे पास, तो β2, यानी कि हमने इन तीनों के कार्डिनल पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, तीनों के कार्डिनल पॉइंट्स निकाल लिए कि हमारे पास आइगन नेत्रिका के अंदर आपके जो कार्डिनल पॉइंट्स आएंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 β1 β2 की वैल्यूज़ क्या आएगी। यानी स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास के अंदर देखा कि आपके पास आइगन आईपीस है, उस आइगन आईपीस के अंदर किस तरीके का आपका डायग्राम बनता है, ये इस तरीके का आपका हाइगन आईपीस के अंदर डायग्राम बनेगा। हाइगन आईपीस उन आईपीसेस को बोला जाता है जिसके अंदर फर्स्ट फोकल लेंथ 3f हो, सेकंड फोकल लेंथ f हो, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस हमारी 2 ऑफ f हो, और इन दोनों लेंसेज के लिए हमने स्फेरिकल अब्रेशन को दूर किया, क्रोमेटिक अबॉर्शन दूर किया, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल ली, इसकी वर्किंग देखी, वर्किंग के अंदर हमने निकाला कि u की वैल्यू जो आती है वो आपकी आती है 3/2 ऑफ f, और इस लेंस को हम नेगेटिव आई लेंस क्यों बोलते हैं। इसके साथ में हमने देखा कि हमारे पास इस लेंस के अंदर जो क्रॉस्ड वायर है वो यूज नहीं किया जाता है, और यहाँ पे इस हाइगन आई लेंसेस के अंदर हमारे पास जो कार्डिनल पॉइंट्स है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 उनकी वैल्यूज क्या क्या आती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रैम्सडन आईपीस का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि रैम्सडन जो आईपीस है उसके अंदर किस तरीके की वर्किंग है और किस तरीके का उसमें ऑप्टिकल सिस्टम यूज किया जाता है।